नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। 24 घंटे 24 रिपोर्टर के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 30 मिनट में हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे और शुरुआत इस शो की 4 बड़ी खबरों से करेंगे। हमारे साथ होंगे जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र हमें बताएंगे सुबह 7 बजे नागपुर जेल में याकूब को फांसी दी गई, बेटी से बात करके पूरी की अपनी आखिरी इच्छा। हमारे साथ होंगे एबीपी न्यूज संवाददाता सरोज सिंह। सरोज सिंह के साथ देखेंगे पंजाब के आतंकी हमले को लेकर राज्यसभा में लगे सरकार के खिलाफ हाय हाय के नारे, बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। हमारे साथ होंगी पल्लवी त्यागी। पल्लवी बताएंगी रामेश्वरम में किया गया पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का अंतिम संस्कार, पीएम मोदी और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। और हमारे साथ होंगे एबीपी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव। गौरव के साथ देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। 3 से 7 लाख रुपए की होती थी वसूली। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक खास जानकारी देना चाहेंगे। ट्विटर पर एबीपी न्यूज ने एक नया मुकाम हासिल किया है। एबीपी न्यूज के अंग्रेजी ट्विटर हैंडल के फॉलोअर्स अब 20 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इसीलिए ताजा अपडेट के लिए आप भी फॉलो करें @ABP News TV ट्विटर पर। हिंदी में भी आप खबरों के लिए हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल @ABP News हिंदी। तो आइए अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। आतंकवादी याकूब मेमन को सुबह 7 बजे दी गई महाराष्ट्र के नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी। 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों का दोषी था याकूब मेमन। याकूब मेमन को नागपुर सेंट्रल जेल में आज सुबह 7 बजे फांसी दी गई, जिसके 10 मिनट बाद यानी 7:10 पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में 257 लोग मारे गए थे। इन धमाकों की साजिश में याकूब का बड़ा हाथ था। हालांकि धमाकों का मुख्य आरोपी और याकूब का भाई टाइगर मेमन अब तक फरार है। फांसी से पहले याकूब मेमन ने अपनी बेटी से फोन पर बातचीत की। इस तरह से उसकी आखिरी इच्छा पूरी की गई। फांसी दिए जाने से पहले याकूब मेमन पिछली रात सो नहीं पाया। सुबह उसे जेल में दिया नाश्ता भी उसने नहीं किया। याकूब मेमन के आखिरी 2 घंटे जेल मैनुअल के मुताबिक ही कटे। सूत्रों के मुताबिक जेल अधिकारी फांसी के समय से 3 घंटे पहले याकूब को जगाने गए, लेकिन वो रात में सोया ही नहीं था। इसके बाद उसे सबसे पहले नहाने ले जाया गया। नहाने के बाद याकूब ने कुरान पढ़ने के लिए मांगा और फिर नमाज भी पढ़ी। नमाज के बाद जेल में मौजूद मेडिकल टीम ने याकूब की जांच की। याकूब की जांच के लिए नागपुर के मेंटल हॉस्पिटल से एक डॉक्टर भी बुलाया गया था। मेडिकल जांच के बाद एक मजिस्ट्रेट ने याकूब को उसकी सजा पढ़कर सुनाई, जिसके बाद उसके चेहरे पर नकाब डाला गया, हाथ पीछे बांधे गए और फांसी यार्ड में ले जाकर फांसी दे दी गई। सूत्रों के मुताबिक याकूब मेमन को फांसी देने के लिए बाहर से कोई जल्लाद नहीं बुलाया गया। जेल में ही मौजूद 2 कांस्टेबलों ने इस काम को अंजाम दिया। 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में बहस शुरू हुई और करीब 4:30 बजे निर्णय हुआ। 5 बजे मुझे फोन से बताया गया कि निर्णय ये है कि डिसमिस कर दिया गया है और किसी प्रकार का स्टे तो नहीं था, इसलिए आपकी बाकी बची हुई प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों के पास पूरा समय था, प्रक्रिया चल ही रही थी और 7 बजे ऑफिशियली हम लोगों ने ये काम पूरा किया। नागपुर सेंट्रल जेल में आज 7 बजे जब याकूब को फांसी हुई तब 7 लोग मौजूद थे। उसमें 3 पुलिस वाले वो भी थे जिन्होंने कसाब को पुणे में फांसी दी थी। सूत्रों के मुताबिक याकूब की फांसी के वक्त जो अधिकारी मौजूद थे उनमें महाराष्ट्र की एडीजी जेल मीरम बोरवणकर, जेलर योगेश देसाई, नागपुर के कलेक्टर सचिन कुर्णे, मजिस्ट्रेट गिरीश जोशी, सीएमओ तिवारी और मेडिकल कॉलेज के डीन सावधिया शामिल हैं। याकूब मेनन को दी गई फांसी 1947 के बाद में महाराष्ट्र में दी गई 57वीं फांसी है और नागपुर जेल की 22वीं। मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेमन को मुंबई में दफनाया गया। सुबह 7 बजे नागपुर में फांसी के बाद याकूब के शव को उसके परिवार को सौंप दिया गया था। नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी दिए जाने के बाद याकूब मेमन का शव उसके भाई सुलेमान और चचेरे भाई उस्मान के हवाले कर दिया गया। दोनों भाई याकूब का शव लेकर नागपुर एयरपोर्ट पहुंचे और जहां से विमान के जरिए उसे मुंबई लाया गया। सुलेमान और उस्मान बुधवार से ही नागपुर में मौजूद थे। सुलेमान ने जेल अधिकारियों से मिलकर अनुरोध किया था कि फांसी के बाद याकूब का शव परिवार को सौंप दिया जाए। याकूब के शव को सील किए हुए ताबूत में रखा गया था। मुंबई में बड़ा कब्रिस्तान में याकूब को दफनाया गया। मुंबई पुलिस ने याकूब के परिवार को जुलूस की शक्ल में जनाजा नहीं निकालने के निर्देश दिए थे। पुलिस ने सिर्फ परिवार के बेहद करीबी लोगों को ही अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत दी थी। रात करीब 9 बजे कुछ वकील याकूब की तरफ से याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस याचिका में यह मांग की गई थी कि याकूब की फांसी को 14 दिनों के लिए टाल दिया जाए। रात
करीब 1:30 बजे ये जानकारी आई कि जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस मामले को सुनेगी। ये वही बेंच थी जिसने कल याकूब की याचिका को सुना था और खारिज किया था और ये ठहराया था कि उसके खिलाफ जारी डेथ वारंट बिल्कुल सही है। लगभग 1 घंटा तक सुनवाई चली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू किया। विस्तार से सुनाए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने याकूब की मांग को ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन की जो अंतिम एक तरीके से अर्जी थी उसको भी खारिज करके हमारे साथ मौजूद हैं आनंद ग्रोवर साहब। सर, आप लोग आधी रात में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, नए सिरे से बहस की। आधी रात में सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके क्या था याचिका में? नहीं, रात को आने का कोई नई बात नहीं है। कभी कभी जब भी ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे आपातकालीन स्थिति होती है केस में, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, न्यायाधीश, वो अपने घर में या सुप्रीम कोर्ट में बैठे। इसमें कोई नई बात नहीं है। याचिका में क्या नए आधार थे? क्योंकि आप लोगों की तरफ से कहा गया इस याचिका में कुछ नए बिंदु है जो पहले नहीं आए थे। पहली तो बात है कि जब भी मर्सी, इसमें जो आज का रात का जो हमारा जो अर्जी था वो ये था कि जब भी किसी का मर्सी पिटिशन नाकार किया जाता है, उसको शत्रुघ्न चौहान के अंतर्गत जो जजमेंट है उसको हक होता है, बुनियादी हक, कि वो उसकी चुनौती करे और उसके लिए उनको 14 दिन का अवधि दी जाती है। वो ना देना ये गलत है। याकूब मेमन को फांसी दिए जाने के बाद जारी है राजनीति। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि याकूब को नहीं होनी चाहिए थी फांसी। इंसाफ नहीं हुआ। इंसाफ उस वक्त होगा जब मुंबई में 900 लोग जो मारे गए थे बॉम्ब ब्लास्ट से पहले, उसमें हमारे हिंदू भाई भी थे, उनका भी क्लोजर मिलना चाहिए। तो हमारा अभी मुतालबा ये है कि इंसाफ ये का तकाजा ये है कि बाबू बजरंगी और माया कोटनानी को भी तख्ते पर लटकाया जाए। 1993 के मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन को आज सुबह 7 बजे नागपुर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। याकूब मेमन की फांसी के बाद कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा, शक है ऐसे ही फैसले आतंक के दूसरे मामलों में भी सुनाए जाएंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी फांसी पर उठाए सवाल। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा है, याकूब मेमन को फांसी दे दी गई। सरकार और न्यायपालिका ने आतंकवाद के आरोपी को सजा देने में तत्परता और प्रतिबद्धता की मिसाल कायम की है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार और न्यायपालिका की तरफ से ऐसी ही प्रतिबद्धता आतंकवाद से जुड़े सभी मामलों में दिखाई जाएगी। जाति, नस्ल और धर्म का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आतंकवाद से जुड़े दूसरे मामलों में जिस तरह काम हो रहा है उसे लेकर मेरे मन में संदेह है। देखते हैं, सरकार और न्यायपालिका की विश्वसनीयता दांव पर है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कल ये साफ कह चुके हैं कि याकूब मेमन को फांसी दिए जाने से मुंबई धमाकों के पीड़ितों को इंसाफ मिला है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने याकूब की फांसी को लेकर ट्विटर पर तो ऐसी टिप्पणियां लिखी जिनसे विवाद हो सकता है, लेकिन बाद में कैमरे के सामने उन्होंने याकूब की फांसी को पूरी तरह से सही ठहराया। मैं तो इस पक्ष में रहा हूं कि जो आतंकवाद के में शामिल हो, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होकर देश की अखंडता एकता को चुनौती देता हो, उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए। इससे पहले आज सुबह दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि याकूब को फांसी देने में तो काफी तत्परता दिखाई गई, लेकिन आतंकवाद के दूसरे मामले जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उस पर उन्हें शक है। बीजेपी ने याकूब मेमन की फांसी पर सवाल उठाने वालों पर तीखा हमला किया। पार्टी नेताओं का कहना है कि आतंकवादी की फांसी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिग्विजय जी का आतंकवादियों से लेकर कुछ एक अजीब से कई बयान आए। उन्होंने तो ओसामा बिन लादेन को भी ओसामा जी कहा था। 26/11 हुआ था तो उनके बड़े फटाफट बयान आए थे जो बाद में गलत साबित हुए थे। मुझे नहीं लगता है कि भारत के नागरिक इस प्रकार की राजनीति को पसंद भी करेंगे जहां आतंकवादियों के लिए या उनका इस्तेमाल करते हुए अपनी राजनीति को बढ़ाए। भारत में नफरत न फैलाएं मजहब के नाम पर, चाहे ओवैसी हो चाहे कोई हो। और क्या कारण है कि आतंकवादियों के लिए भी कुछ लोग हल्ला मचा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एनडीए की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने भी कहा है कि याकूब मेमन की फांसी से मुंबई धमाके के पीड़ितों को इंसाफ मिला है, इसीलिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी सरकार के वरिष्ठ मंत्री आजम खान ने कहा है कि याकूब मेमन की फांसी कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है, इसे किसी के मजहब से जोड़कर देखना गलत है। क्या ऐसी चीजों को छूट दी जा सकती है?
क्या आज कानून का सहारा लेकर एक सच्चाई पर कुछ टेक्निकलिटीज को लेकर अगर कोई जिम्मेदार लोग इस तरह की बातें करें जिसके नताइज पूरे मुल्क में बहुत खतरनाक साबित हो, तो फिर हम माओवादियों के लिए क्या सोचेंगे, नक्सलियों के लिए हम क्या सोचेंगे, या और जो लोग हैं देश में बदअमनी फैलाना चाहते हैं या फैलाते हैं, उनके लिए फिर क्या कानून रह जाएगा। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ तो रहनी चाहिए, उसमें कोई व्यक्ति, कोई नाम, ये सब इसके लिए कोई जगह नहीं है। आजम खान का ये भी कहना है कि याकूब मेनन का समर्थन करने वाले समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। याकूब मेमन की फांसी पर मुंबई बम धमाके के पीड़ितों ने कहा, इंसाफ तो मिला लेकिन काफी देर से। न्याय मिला नहीं, न्याय लेट मिला। अगर आप आंखों से देखते थे तो बोलते थे कितना बड़ा अन्याय हो गया हमारा देश के ऊपर। क्योंकि क्या वो काफी टाइम हो गया, लेकिन फिर भी इसको फांसी तो तय था ही, होना जरूरी था। 1993 के मुंबई बम धमाके में 257 लोग मारे गए थे और करीब 700 लोग घायल हुए थे। धमाके के दोषी याकूब मेमन को आज सुबह फांसी दी गई। याकूब मेमन को फांसी और उससे जुड़े विवाद में सबसे बड़ी बात ये रही, मुंबई धमाकों के पीड़ित आखिरकार इंसाफ मिलने से अब काफी खुश हैं। अब बात पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की, जिन्हें आज रामेश्वरम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी गई आखिरी विदाई। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को अंतिम विदाई देने के लिए रामेश्वरम के मंडपम में हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने अपने प्रिय वैज्ञानिक और शिक्षक को भारी मन से आखिरी विदाई दी। भारत माता की जय के नारों के बीच पूर्व राष्ट्रपति कलाम के पार्थिव शरीर को रामेश्वरम के पीकारुम्बू इलाके में एक मैदान में सुपुर्दे खाक किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेता और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। कलाम का निधन सोमवार को मेघालय की राजधानी शिलोंग में दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को चेन्नई से करीब 600 किलोमीटर दूर रामेश्वरम में ही हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति कलाम के अंतिम संस्कार में मौजूद रहे तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री से लेकर राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने भी अंतिम विदाई दी पूर्व राष्ट्रपति को। तिरंगे में लिपटे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर को रामेश्वरम के एक मैदान में रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद भी काफी देर तक कलाम के पार्थिव शरीर के पास मौजूद रहे और भारी मन से उन्हें अंतिम विदाई दी। राहुल गांधी और गुलाम नबी आजाद समेत कई बड़े कांग्रेसी नेताओं ने भी कलाम को अंतिम विदाई दी। इनके अलावा मनोहर पर्रिकर, वेंकैया नायडू समेत कई केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु के गवर्नर के रोसैया भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पूर्व राष्ट्रपति को अंतिम विदाई देने के लिए रामेश्वरम पहुंचे थे। पूर्व राष्ट्रपति का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। सेना के बैंड ने भी लास्ट पोस्ट की धुन बजाकर अपने सुप्रीम कमांडर रहे डॉक्टर कलाम को आखिरी सलाम किया। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के निधन पर राष्ट्रीय शोक होने के बावजूद असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने किया डांस। तस्वीरें सामने आने के बाद मांगी माफी। काजीरंगा के पास टी गार्डन में लड़कियों के साथ डांस करते असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की ये तस्वीरें कल की हैं। बाद में तरुण गोगोई ने माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे डांस नहीं करना चाहिए था, मैं एक पल के लिए डॉक्टर कलाम के निधन के बारे में भूल गया था, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। राष्ट्रीय शोक होने के बावजूद डांस करने पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की कड़ी आलोचना की। पंजाब के गुरदासपुर में आतंक फैलाने की एक और साजिश नाकाम। बस स्टैंड के पास मिले संदिग्ध विस्फोटक को पुलिस ने किया निष्क्रिय। ये वही प्लास्टिक की थैली है जिसमें विस्फोटक रखकर इस बार गुरदासपुर के एक रिहायशी इलाके को दहलाने की साजिश रची गई। लेकिन वक्त रहते ही एक राहगीर की नजर पड़ी और उसने पुलिस को इसकी खबर दे दी। ये जगह गुरदासपुर बस स्टैंड के ठीक सामने है और यहाँ की संकरी गलियों में घनी आबादी होने की वजह से पुलिस ने भी कोई जोखिम नहीं उठाया। पहले घरों को खाली कराया गया और उसके बाद बम निरोधक दस्ते ने विस्फोट को नाकाम कर दिया। 3 दिन पहले ही गुरदासपुर में सीमा पार से आए 3 आतंकियों ने दीनानगर थाने पर हमला कर एक एसपी समेत 7 लोगों की जान ले ली थी। हालांकि 11 घंटे की मुठभेड़ के बाद तीनों आतंकी भी मारे गए थे।
पंजाब में आतंकी हमले को लेकर राज्यसभा में लगे सरकार के हाय हाय के नारे, नहीं सुना जा सका राजनाथ सिंह का बयान। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाने की अपील। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, मैं इतना ही सबसे विनम्र अपील करना चाहता हूं कि आतंकवाद जैसे इस संवेदनशील मुद्दे पर हम सभी को एकजुट होकर मुकाबला करने की आवश्यकता है। हम अपेक्षा करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी देश के सामने आकर अपनी पार्टी का रवैया स्पष्ट करें कि गुरदासपुर की घटना को लेकर उनकी पार्टी संसद में चर्चा क्यों रोक रही है। बयान पे चर्चा हमने स्पष्ट कर दिया था समूचे विपक्ष ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नहीं। जो चेयरमैन के यहाँ प्रातःकाल की बैठक में कि इस पे चर्चा बाद में होगी, इस पे आज इस पे चर्चा नहीं होगी। अगर उल्लंघन हुआ है तो सरकार की तरफ से उस सहमति का उल्लंघन किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए एडमिशन कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बुधवार को मालवीय नगर इलाके से सुनील पवार उर्फ गुरुजी, मोहम्मद जुबैर, प्रवीण झा और रंजित खुराना को डीयू में फर्जी एडमिशन का रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग पिछले 3 साल से खुद फर्जी सर्टिफिकेट्स बनाकर असफल छात्रों को डीयू में दाखिला दिलाते थे और उसके बदले में 3 से 7 लाख रुपए वसूलते थे। आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि इन्होंने हिंदू, किरोड़ीमल और दयाल सिंह जैसे नामी कॉलेजों में अब तक 22 छात्रों का एडमिशन करवाया है। एडमिशन में फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद डीयू में हड़कंप है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि उसका काम सिर्फ एडमिशन के लिए दिशा निर्देश जारी करना है, कागजातों को जांचने का काम कॉलेज का होता है। फिलहाल चारों आरोपियों को साकेत कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। यूपी के बरेली में मशहूर वैज्ञानिक दीपक शर्मा की गला रेत कर हत्या, लूट के इरादे से हत्या का शक। घर में बिखरा सामान और जगह जगह पड़े खून के निशान इस बात की गवाही देते हैं कि बदमाशों ने बड़ी ही बेरहमी से IVRI के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक शर्मा की गला रेत कर हत्या की है। रात को 4 लोग दीपक शर्मा के घर आए। उन्होंने दीपक शर्मा की मां और नौकरानी को बंधक बना लिया और बाथरूम में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने दीपक शर्मा की गला रेत कर हत्या कर दी। करीब 1 घंटे तक बदमाश घर में तांडव मचाते रहे, लेकिन आस पड़ोस में किसी को भनक तक नहीं लगी। दीपक की हत्या के बाद बदमाशों ने घर में रखे लाखों रुपए के जेवर और कैश लूट लिए और फरार हो गए। ऐसा शक है कि हत्यारे डॉक्टर दीपक शर्मा के जानने वाले हो सकते हैं। सांचौर जिले का परावा गांव, जहां पर नर्मदा नहर का एक हिस्सा टूट जाने की वजह से आसपास के तमाम ढाणियां और गांवों में पानी भर गया। इस वक्त हम देख सकते हैं कि परावा गांव का एक व्यक्ति खियाराम, जो कि मटकी के सहारे बाहर आ रहा है और तमाम गांव और आसपास के लोग जो हैं वो इस वक्त खियाराम का इंतजार कर रहे हैं। खियाराम जी ने लगभग 12,000 रुपया जो उनकी कमाई थी पिछले कुछ अरसे की, उसको बचाने के लिए भरे हुए पानी में गए और मटके के सहारे बाहर निकले। क्यों गए थे आप? पैसा लेने के लिए। आपका पैसा गाँव में रखा? हाँ, घर पे ही है। हाँ, घर पे मकान के ऊपर पानी के अंदर मकान है, दरवाजे आने उसके ऊपर पानी इतना है। हाँ। तो बचा के ले आए। हाँ, ये लोगों के लिए एक मिसाल है कि वो इतनी मुश्किलों में भी अपना हौसला और उम्मीद नहीं छोड़ते। भोपाल के बाहरी इलाकों में दी है एक बाघ ने दस्तक। इस बाघ का नाम है T1। हमारे साथ हैं हर्षित यहाँ पास की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। जब अपने यूनिवर्सिटी से लौट रहे थे तब इन्होंने न सिर्फ बाघ को देखा बल्कि बाघ का एक छोटा सा वीडियो भी बनाया है। हर्षित, बताओ कैसे हुआ पूरा वाक्य? हम लोग कार से आ रहे थे, हमने देखा वहाँ से एक एनिमल आ रहा है, तो हमने सोचा कि कुछ होगा, डॉग मॉग होगा कुछ, पर सामने जाके देखा कि वो टाइगर था। तो हमने सोचा वीडियो बना ली जाए उसकी, तो हमने कैमरा ऑन करके वीडियो बनाने लगे। हर्षित के लिए तो अविस्मरणीय मौका है, लेकिन एक चेतावनी है भोपाल में रह रहे लोगों के लिए कि भोपाल के शहर के आसपास बाघ है और ये वही इलाका है जहाँ पे एक यूनिवर्सिटी और एक बहुत बड़ा स्कूल चलता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर पैसों की बारिश तेज हो गई है। ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट पेटीएम बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर बन गया है। देश में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सर अब पेटीएम होगा। बीसीसीआई की मार्केटिंग कमेटी की बैठक में यह फैसला हुआ। अब बीसीसीआई को प्रति मैच 40 लाख रुपए ज्यादा का फायदा होगा। अब तक माइक्रोमैक्स कंपनी हर मैच के लिए 2 करोड़ 2 लाख रुपए देती थी, लेकिन पेटीएम 2 करोड़ 42 लाख रुपए देगी। पेटीएम को यह अधिकार 2019 तक के लिए मिले हैं। बीसीसीआई को इस करार से 210 करोड़ का फायदा होगा।
ई कॉमर्स कंपनी पेटीएम ने 2 करोड़ 42 लाख रुपया प्रति मैच बीसीसीआई के लिए बिड किया है। अगले 4 साल में भारत में करीब 83 मैच खेले जाएंगे। इन मैचों में पेटीएम का नाम जुड़ा रहेगा। दशरथ मांझी की जिंदगी पर बनी फिल्म मांझी द माउंटेन मैन को बिहार में टैक्स फ्री कर दिया है। 21 अगस्त को फिल्म रिलीज होगी। बिहार के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लेते हुए कहा कि दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित फिल्म मांझी को टैक्स फ्री किया जाएगा। इस फिल्म में दशरथ मांझी की भूमिका नवाजुद्दीन सिद्दीकी निभा रहे हैं। फिल्म में राधिका आप्टे भी मुख्य भूमिका में है। गया में रहने वाले दशरथ मांझी ने अकेले ही पहाड़ काट कर रास्ता बनाया था। मांझी 22 साल तक रास्ता बनाने में लगे रहे थे। उन्हें बिहार का माउंटेन मैन भी कहा जाता है। मांझी द माउंटेन मैन का निर्देशन मशहूर फिल्मकार केतन मेहता ने किया है।